जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम लोग जो है अपना एक नया टॉपिक, नया यूनिट शुरू करने वाले हैं और ये जो है हमारा हिस्ट्री का लास्ट यूनिट रहने वाला है। इसके 6-7 पार्ट बनेंगे और उसके बाद जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट का नाम है बच्चों नेशनल फॉरेन पॉलिसी टिल नेहरूवियन एरा 1964, यानी कि नेहरू युग तक राष्ट्रीय विदेश नीति 1964। भाई जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 और देश आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 से लेकर 1964 तक हमारी विदेश नीति थी, उसके ऊपर कैसे अहम भूमिका निभाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन। जैसे याद करो, जब हमने गांधी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो गांधी जी के बारे में हमने कुछ एक बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे जहां से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ही बच्चों हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका इलाहाबाद में। और कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, कई बार हम नाम पढ़ चुके हैं, याद है, स्वराज पार्टी है ना, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये वही है। ठीक है। और इनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी, क्या नाम था? स्वरूप रानी। ठीक है। उसके बाद 1905 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है एडमिशन हुआ था ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर। ट्रिनिटी कॉलेज कहां पर? कैम्ब्रिज के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 1910 में ये लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए, है ना, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे 1910 के अंदर। अच्छा, 1912 के अंदर ये इंडिया वापस आए और ये एज एन एडवोकेट इन्होंने एनरोलमेंट नंबर लिया। हर एक वकील को अपना एनरोलमेंट नंबर लेना होता है। तो अब ये इंडिया के वकील बन चुके थे, एडवोकेट बन चुके थे और इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उनके जो अधिवेशन थे उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। ठीक है। 1916 के अंदर ये गांधी जी से मिले, कहां पर? लखनऊ में, और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए गांधी जी से। 1920 से 1923 के बीच में इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। याद है असहयोग आंदोलन? बाद में 5 फरवरी 1922 को जो है ये स्थगित कर दिया गया था चोरा चोरी कांड की वजह से, वही है। तो 1920 से 1923 के बीच में इन्होंने असहयोग आंदोलन में जो है भाग लिया था और बाद में इनको क्या कर दिया गया था? बाद में इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद 1924 से 1926 तक 3 साल तक लगभग ये जो है कांग्रेस पार्टी के क्या रहे? जनरल सेक्रेटरी रहे, सचिव रहे थे। 1928 के अंदर जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके ये अध्यक्ष बने थे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की हर साल बैठक होती थी, हर साल इनकी क्या होता था? हर साल इनका अधिवेशन होता था। तो 1928 का जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर भी पढ़ा था। 1929 के अंदर जब आईएनसी पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो वहां पर ये अध्यक्ष बने थे और वहीं पर इन्होंने क्या किया था? रावी नदी के किनारे, है ना, 31 दिसंबर तारीख थी, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे क्या किया था? तिरंगा फहराया था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, संपूर्ण घोषणा की जो है, संपूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने क्या की थी? घोषणा की थी। राइट, याद है। उसके बाद 1930-1931 इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था और इसी दौरान इनके फादर की क्या हो गई थी? मोतीलाल नेहरू जी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। 1936 में इनकी जो वाइफ थी कमला नेहरू, उनकी डेथ हो गई थी। और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इन्होंने जो है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद है, ये भी हमने पढ़ा था। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां पर इनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा का पूरा जो हम ये पढ़ चुके हैं, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा वहां पर। तो 1942 के अंदर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया और साथ में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 के अंदर इन्होंने अंतरिम गवर्नमेंट के हेड बने। अंतरिम गवर्नमेंट मतलब जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1947 में ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1947 के अंदर। उसके बाद 1948 के अंदर इन्होंने जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। 1950 के अंदर इन्होंने 2 और चीजों की स्थापना की। एक तो था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस,
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और एक इन्होंने बनाया था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, यानी कि क्या बनाया, योजना आयोग। ठीक है बच्चों। उसके बाद 1952 1952 पहली बार इनके कार्यकाल में क्या हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, यानी कि आम चुनाव हुए थे। क्या हुए थे, आम चुनाव जो है इनके टाइम पे हुए थे। ठीक। उसके बाद 1954 1954 में इन्होंने पंचशील समझौते पर साइन किए थे। अब ये पंचशील समझौता क्या है, तो जो आने वाले लेक्चर्स होंगे वहां पर आप ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ये पंचशील समझौता क्या था। 1956 में इन्होंने इजिप्ट का सपोर्ट किया था। ठीक है, मिस्र देश, इजिप्ट मतलब मिस्र, और मिस्र की राजधानी है कायरा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मिस्र का सपोर्ट किया था। जो सवेज नहर का जो भी बवाल चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने जो है मिस्र का साथ दिया था। सवेज नहर का बवाल क्या था, मिस्र का साथ कैसे दिया था, वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद 1957 1957 के अंदर जो है इन्होंने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार कर लिया था ट्रॉम्बे के अंदर। ठीक है, 1959 इन्होंने पंचायती राज शुरू कर दिया था। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, है ना, सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी की जो समझौता है, सिंधु जल समझौता, ठीक है, वो कर लिया था पाकिस्तान के साथ। ठीक है, सिंधु जल संधि बोल देते हैं इसको हिंदी में, क्या बोल देते हैं, सिंधु जल संधि। कब हुई थी, 1960 में। ये पूरे के पूरे अब आपको ना ये सारे के सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको, यहां पर तो बस हम एक हल्का सा ब्रीफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं के टाइम पे 1951 में क्या हुआ था, गोवा और दमन और दीव के अंदर एक मिलिट्री एक्शन हुआ था। ठीक है, और 1962 के अंदर हुई थी सीनो इंडिया वॉर, यानी कि इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था उसे सीनो इंडिया वॉर बोलते हैं। इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, 1962 में। और 1964 में 1964 में 27 मई को इनकी क्या हो गई थी, 27 मई को इनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये था इनके बारे में हल्का सा ब्रीफ। अब हम इनकी कहानी के बारे में जानेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, जब भारत देश आजाद हो गया था ना, भारत देश आजाद हो गया था, तो भारत सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी तो यह थी कि भैया नेशनल फॉरेन पॉलिसी को भी बनाना पड़ेगा हमें। नेशनल फॉरेन पॉलिसी यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विदेश नीति। राष्ट्रीय विदेश नीति कि भैया देश और दुनिया में चल क्या रहा है। हमें देखो, अभी हम इतने सालों से गुलाम थे, अभी हम जस्ट आजाद ही हुए हैं, तो हमें दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, ताकि मुश्किल के समय में जो है वो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके, और जब उनको जरूरत हो तो हम उनकी मदद कर सकें। राइट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, और साथ ही साथ वो देश के पहले विदेश मंत्री भी बने थे, और ये इनकी पोजीशन रही थी 1964 तक। यानी कि 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी थे और देश के विदेश मंत्री भी थे। राइट, उसके बाद जब 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की डेथ हो गई ना, तो भारत के अंदर हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स थी, नेशनल जो पॉलिटिक्स थी, वो उसके अंदर एक वैक्यूम आ चुका था, उसके अंदर काफी गैप आ चुका था। यानी कि अब इसको कौन संभाले, क्योंकि जो मेन लीडर थे गांधी जी, उनके बाद मतलब कह सकते हो बहुत सारे जो नेता थे वो काफी सदमे में थे, मतलब बहुत सारे जो लीडर्स थे वो काफी शौक में थे। वहीं पर नेहरू जी और पटेल जी, इनकी जोड़ी ने बहुत जो कमाल करके दिखाया वो बेमिसाल था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी की ये इनकी जोड़ी ने जो है दे फाउंडेशन टू द न्यूली इमर्ज नेशन, इन्होंने एक नए राष्ट्र की स्थापना कर दी एक तरह से। देखिए, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत की टेरिटोरियल बाउंड्री को लेकर, कि भारत की जो सीमा है उसको निर्धारित करने में। जो राजा रजवाड़े थे उनको मनाया कि आप पाकिस्तान में ना जाओ, आप इंडिया में जाओ। याद करो, राजा रजवाड़ों को 3 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया में चले जाओ, या पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर आप आजाद हो जाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही अहम भूमिका थी कि भाई राजा रजवाड़े जो है सारे के सारे कहां पर मिले, वो सारे के सारे जो है वो भारत में मिले। राइट, नेहरू जी का जो 17 साल का जो कार्यकाल रहा है 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन थ्रू हिज पॉलिटिकल थिंकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल कल्चर विजन। क्या कहते हैं कि 17 साल का जो कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इसके अंदर इन्होंने फ्यूचर जो जनरेशन थे, आने वाली जो पीढ़ियां थी, उनके लिए बहुत काम किया। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग बड़ी जबरदस्त थी, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक जो योजना थी उनकी इनकी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। ठीक है, ये सोशल कल्चरल जो विजन था वो बहुत ही जबरदस्त था, यानी कि समाज को लेकर सोच रहे थे कि समाज के अंदर क्या करना है। राइट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था ना, जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, याद करो असहयोग आंदोलन, जब चोरा चोरी कांड हुआ था, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत सारे मौके मिले कि वो उत्तर भारत के गांव गांव में गए,
वो गांव-गांव में गए, किसानों से मिले, उनको गांव के लोगों की, भारत के लोगों की समस्या समझ में आई कि समस्या क्या चल रही है ना? जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कैसे अत्याचार कर रहे हैं, जो जमींदार हैं वो कैसे अत्याचार कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं उनकी क्या दुर्दशा कर रखी है, ठीक है? जो गरीबी है ग्रामीण इलाकों में उसके वो कैसे आई है, क्या हम उसको कैसे निजात पा सकते हैं उससे, ठीक है? इन सब का फायदा क्या हुआ जब वो अपने असहयोग आंदोलन के दिनों में जब घूम रहे थे, तो इन सब का फायदा ये हुआ कि आजादी के बाद जब वो 17 साल प्रधानमंत्री रहे, तो वो सब चीजों को याद कर करके इन्होंने क्या किया, देश के अंदर काफी सारे सुधार लेकर आई उस टाइम पे, राइट? उसके बाद नेहरू एक्सटेंसिव रीडिंग विजिट टू यूरोप, ब्रीफ कॉन्टैक्ट विद यूएसएसआर, हिज कॉन्टैक्ट विद प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड इंटरेक्शंस विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल लिबरेशन मूवमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका enabled him to crystallize his views on the foreign policies। क्या कहना चाहते हैं? सिंपल सी बात कि भैया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो यूरोप गए, यूएसएसआर गए, ठीक है, एशिया के अलग अलग देशों में मिले, वहां के राजाओं से मिले, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से मिले, अफ्रीका जो था अफ्रीका के देशों से मिले, लैटिन अमेरिका जो था वहां के देशों से मिले, और उन सबको अपनी फॉरेन पॉलिसी बताई। भैया हम हमारी सोच ये है, हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आप भी हमारे दोस्त बनिए। यानी कि हम कह सकते हैं कितने वास्ट लेवल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया उस टाइम पे। हालांकि उन्होंने खुद कहा था, इन्होंने खुद क्या कहा है, इनकी खुद की सेइंग है कि इन डेवलपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी वी शैल नेचुरली कल्टिवेट फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट विच हैव सो मच इन कॉमन विद अस। क्या कहता है कि भैया यदि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अच्छा करना है तो ईस्ट के अंदर, जो पूर्व के अंदर जो देश हैं, हमें उनके अंदर सबसे पहले हमें उनका विश्वास सबसे पहले जीतना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उन्हें दोस्त बनाना पड़ेगा। भैया जैसे नेपाल है, ये खुद ही कह रहे थे कि जैसे नेपाल है, नेपाल हमारा पड़ोसी भी है, हमारा दोस्त भी है। वहीं चाइना, जापान, इंडोनेशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, हम इनके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशंस बनाएंगे, राइट? और वैसे रिलेशन हम पर्शिया, टर्की, इजिप्ट, इन सब के साथ भी हम क्या करेंगे, इन सब के साथ भी जो हम अपने अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, हिज की फिगर इन डेजिग्निंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर नियरली 2 डिकेड्स। कि भैया ये मतलब ये बहुत ही इन्हीं की सबसे अहम भूमिका थी कि भैया लगभग 2 दशकों तक, लगभग 20 सालों तक भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंदर सबसे अहम भूमिका किसने निभाई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निभाई है। ठीक है, अब बात उठती है कि नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी, नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनके मेन उद्देश्य क्या क्या थे? तो मेनली 3 उनके उद्देश्य थे। सबसे पहला आता है टू मेंटेन इंडिया सोवर्जिनिटी। ठीक है, भारत की जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता उसको कायम रखना। संप्रभुता का मतलब होता है बच्चों कि अपने फैसले खुद करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे मान लो आज दाल बननी है, ठीक है, माता जी ने आपसे पूछा क्या खाओगे, आपने कहा दाल बना लो। ठीक है, माता जी ने आपके फादर साहब से पूछा, बोले क्या खाना, बोले दाल बना लो। ठीक है, और आपके छोटे भाई बहन से पूछा तो बोले जी दाल बना लो, कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि माता जी पड़ोस के घर में गई और पड़ोस वाली आंटी से पूछ रहे कि बहन जी हम आज अपने घर पे क्या बनाए, है ना? पड़ोस वाली आंटी ने कहा क्या ऑप्शन है, बोले जी दाल ऑप्शन है। बोले नहीं दाल मत बनाओ, एक काम करो राजमा बना लो। ठीक है, और माता जी ने कहा ठीक है जी, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम पड़ोसियों की बात मानेंगे, आज हम घर के अंदर राजमा बनाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, राइट? तो दैट इज संप्रभुता, अपने फैसले खुद ही करना। तो इनका मेन था कि भाई हम अपनी सॉवरेनिटी, हम अपनी संप्रभुता को कायम रखेंगे। सेकंड, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को समझ गए कि जैसे ये हमारे प्यारे भारत की सीमा है, ठीक है, तो जो ये जो हमारी बाहर वाली बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं टेरिटरी। तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, इसकी हमारी जो आजादी है वो बनी रहे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। दैट वाज टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। थर्ड था टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, आर्थिक विकास। इनका तीसरा मेन मकसद था कि भारत का काफी तेज पैमाने पे अब क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। हम बहुत पिछड़ चुके हैं, ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत लूट लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अपने भारत का क्या करने वाले हैं, आर्थिक विकास करने वाले हैं, राइट? नेहरू वांटेड दीज 3 ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड बाय द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम ये मतलब नेहरू चाहते थे कि ये जो तीनों की तीनों जो मेरी डिमांड है ना, तीनों की तीनों जो मेरी थिंकिंग है, ये तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम के उद्देश्य से। अब ये है क्या, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों वो इसी चीज का है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक संगठन बनाया गया था जो कि शांति के ऊपर फोकस था, पीस के ऊपर था, भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना जानिए कि नेहरू जी चाहते थे कि नाम, मैं अब इसको नाम ही बोलूंगा, आप समझ जाइएगा, नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो कहता है जो नाम की जो पॉलिसीज है ना, उसी के तहत मेरे तीनों ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या हो जाना चाहिए, पूरे हो जाना चाहिए, राइट? इन द बिगिनिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाज सेड टू बी मिलिटरी टिल्टेड टुवर्ड्स प्रो यूएस ब्लॉक owing to the fact that USA claimed itself to be pro democracy which was one of the tenets of Indian political structure। क्या कहता है कि शुरुआत के अंदर ना
जब शुरुआत के कुछ दिन हुए, शुरुआत के कुछ महीने हुए, तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, भारत की जो विदेश नीति थी ना, वो यूएस की तरफ थोड़ी झुकी हुई थी, क्योंकि यूएस का दबदबा था भाई उस टाइम पे, है ना। यूएस ने उस टाइम पे एटम बम भी गिरे थे जापान के ऊपर, तो यूएस का दबदबा था। तो इनका ये था कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। मतलब शुरू में यूएस के ऊपर थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या कर ली थी, मॉडरेट यानी कि न्यूट्रल कर ली थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद Nehru began to initiate friendly diplomatic relations with newly decolonized nations, especially with Asian countries, owing to their cultural similarity with India। क्या कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, धीरे धीरे जो एशिया के जो देश थे, जो धीरे मतलब हाल ही में आजाद हुए थे, ठीक है, क्योंकि उन सबके ऊपर ब्रिटिशर्स का ही राज था, तो जो हाल ही में आजाद हुए थे, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशन बनाना शुरू कर दिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू कर दिए, और खासकर एशियन कंट्री, क्योंकि उनका और कल्चर लगभग हमारा सेम ही था, उनका कल्चर और हमारा कल्चर लगभग क्या था, सेम था, ठीक है। नेहरू जी मतलब पूरे पक्के सपोर्टर थे एशियन यूनिटी के। उनका मानना था कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, एशिया जो महाद्वीप है, वहां के जो देश है उनकी तो आपस में एकता होनी चाहिए। इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए 1947 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसका नाम था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि एशियाई संबंध सम्मेलन। ये बुलाया गया था 1947 में भारत में, और इसके लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इसका मतलब क्या है, इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद यही है कि भाई अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हमें एकजुट होकर रहना है, हमें अपने कल्चर की, हमें एक दूसरे के कल्चर की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, देखभाल करनी है, प्रमोट करना है। तो वही हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947, और यहां पर लीडर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन मार्च अप्रैल 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यानी कि ये जो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और कब की गई थी, मार्च से अप्रैल 1947 के बीच में। उसके लीडर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। द कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड अ स्टेज एंड एन ओकेजन फॉर मैनी एशियन कंट्रीज टू असर्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। क्या कहता है कि इस कॉन्फ्रेंस ने एक स्टेज प्रोवाइड करवाया अलग अलग देशों को, ये लीडर्स को, कि जहां पर आप बता सकते हो कि आपको आजादी कैसे मिली, और कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है, कहीं पर आपको आजादी नहीं मिल रही है, तो आप यहां पर आके बताइए, हम आपका क्या करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द एशियन नेशंस वर डिस्कस्ड बाय द लीडिंग मैन एंड वुमेन फ्रॉम एशिया, कि भैया एशियन जो देश हैं, एशियाई जो देश हैं, ठीक है, उनको क्या क्या समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, तो वहां के जो लीडर्स हैं, जो चाहे पुरुष थे चाहे महिलाएं थी, जो भी आई, उन्होंने आके यहाँ पे डिस्कस किया, और उन सबका सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पर क्या की गई, कोशिशें की गई, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू एशियन नेशंस टू फोस्टर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। कहता है इस कॉन्फ्रेंस से क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस से हुआ ये कि जो एशियाई देश थे, अब उनको ये पता चल गया था कि हाँ भाई, हमारे पास एक स्टेज है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर हम यहीं कहीं पर भी समस्या में होंगे तो, ठीक है बच्चों। उसके बाद India also made efforts by convening an international conference at the World Peace Council in 1949 for the early independence of the Indonesia, which was colonized by the Dutch। क्या कहना चाहता है कि भैया इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी एक कॉन्फ्रेंस की, जिसका नाम था वर्ल्ड पीस काउंसिल। क्या नाम था, वर्ल्ड पीस काउंसिल। 1949 की यह बात थी, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने यहां पर क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भैया यहां पर वर्ल्ड पीस काउंसिल 1949 में जाकर ये बोल दिया कि जो इंडोनेशिया है ना, उसके ऊपर डचों ने कब्जा कर रखा है, डच लोग जो कि नीदरलैंड देश से आए थे, ठीक है, इनको भी क्या करवाओ, इंडोनेशिया को भी क्या कराओ, आजाद कराओ। मोरओवर इंडिया फर्मली अपोज रेसिज्म इन ऑल फॉर्म्स, स्पेशली अपार्थाइड, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस टुवर्ड्स द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। उस टाइम पर ना दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद का बहुत मसला चल रहा था, जो काले लोग थे उनका बहुत मजाक बनाया जाता था, ठीक है, उनसे बातचीत भी नहीं की जाती थी, उनको बहुत ही मतलब बुरी नजर से देखा जाता था उनको। तो इंडिया ने पूरा इसका विरोध किया कि भैया ये जो रंग भेद है ना, नस्ल भेद है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जाके इंडिया ने इसको कंडेम किया, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। ऑन इंटरनेशनल फ्रंट नेहरू वांटेड टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी विच वुड सर्व इंडियन इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी ने क्या कहा कि भैया एक ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो, एक स्वतंत्र एक नीति होनी चाहिए, जहां पर भारत के लोगों का भी क्या होना चाहिए, भारत के लोगों का भी यहां पर जो है भला होना चाहिए, राइट। ही कंडेम्ड द इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ डिप्लॉइंग इंडियन सोल्जर्स और यूजिंग इंडियन रिसोर्सेज टू नर्चर इंपीरियल इंटरेस्ट। नेहरू टुक ए स्टर्न पोजीशन अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। क्या कहते हैं कि भैया ये जो दूसरे देश के जो लोग जो जाके अपनी कॉलोनियां बना लेते दूसरे देशों के अंदर जाके, वहां पे जाके राजपाट
स्टार्ट करते हैं तो बोले भारत पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है भैया, जो भी देश गुलाम बना हुआ है आप हमें बस एक फोन करो, हम इंडियन आर्मी को भेजेंगे, इंडियन रिसोर्सेज को भेजेंगे, भारतीय सिपाहियों को भेजेंगे और आपको क्या करवाएंगे, आपको पूरी तरह से हम क्या करवाएंगे, आजाद करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद India can only be defended by Indians and that too only when it is completely free from foreign domination। क्या कहता है कि भैया भारत की रक्षा भारत के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, जब तक भैया, अगर जब तक देखो विदेशी भी कोई भी हम पे कोई हमला नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो भारत की रक्षा भारत के लोगों, भारत के लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता यहां पे। ये जवाहरलाल नेहरू का कहना भी था। ठीक है, उसके बाद नेहरू एज पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर प्लेड ए पिवटल रोल इन डिजाइनिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड पीस, फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। क्या कहते हैं कि नेहरू जी जो कि प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई है वर्ल्ड पीस के अंदर, विश्व शांति के अंदर, आजादी के अंदर और प्रोस्पेरिटी के अंदर। ठीक है, एक्सपेक्ट नाम मेजर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर शेप्ड बाय द नेहरू एज अर्ली एज 1927 टू 1948। क्या कहना चाहता है कि अगर हम नाम को छोड़ देना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो अभी आई आजादी के बाद, तो कहते हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, उससे पहले से ही नेहरू जी ने तो बहुत कुछ सोच रखा था इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, भारतीय विदेश नीति के बारे में 1927 से 1928 के बीच में ही। राइट, नेहरू आर्किटेक्टेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ए मैनर दैट नेदर इट kept India aloof at the World Forum nor it allied with any major power bloc। क्या कहता है कि भाई नेहरू जी ने अपनी भारत की विदेश नीति कुछ इस तरह से बनाई है कि ना तो हम विदेश में अकेले हैं, ना तो पूरे विश्व में अकेले हैं कि भी हमारा कोई साथी नहीं है, और ना ही हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो, ना तो हम किसी ग्रुप में हैं, ना ही हम अकेले हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो वो आके हमारी मदद करते हैं, और जब हमें किसी की मदद करनी हो तो हम भी जाके करते हैं। तो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी आज के टाइम में भी चल रही है, और इन सब का श्रेय किसको जाता है, तो इस सब का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको वर्ल्ड पीस काउंसिल के बारे में जिक्र किया था, तो वर्ल्ड पीस काउंसिल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड पीस काउंसिल की बात करें तो पहले जो इसका हेड ऑफिस बनाया गया था वो बनाया गया था हेलसिंकी में। ठीक है, हेलसिंकी कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है बच्चों फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, हेलसिंकी को कहा जाता है व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ यानी कि उत्तर का श्वेत शहर। क्या बोलते हैं, उत्तर का श्वेत शहर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेलसिंकी को, जो कि फिनलैंड की राजधानी है। लेकिन 1999 के बाद इसका हेड ऑफिस कहां बना दिया गया, एथेंस में, और एथेंस किसकी राजधानी है, ग्रीस में। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड पीस काउंसिल इसका हेड ऑफिस पहले था हेलसिंकी में, और अब कहां पर है, तो अब है इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है बच्चों, तो वो है एथेंस यानी कि ग्रीस के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद in 1949 many bureaus and federations were merged together to form a world peace council which was held at the second world congress in Warsaw Poland in 1950। क्या कहना चाहता है कि 1950 के अंदर जो वर्ल्ड पीस काउंसिल का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ना, वर्ल्ड पीस काउंसिल का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो ब्यूरोज थे, जैसे भारत में ना सीबीआई है ना, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ऐसे ही अलग अलग देशों में जैसे यूएसए में सीआईए है, ठीक है, और यूके के अंदर आपको एफबीआई मिलेगा। तो ये सारे संगठन अलग अलग जो है यहां पर आके इकट्ठे हुए 1950 के अंदर वर्सा पोलैंड के अंदर। ठीक है, ताकि मर्ज हो सके और पूरे देश के अंदर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रण लिया था यहां पे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सीआईबी ने जो है वर्ल्ड पीस काउंसिल की स्थापना की थी अगेंस्ट दोज कंट्रीज विच बिलीव्ड इन वेजिंग वॉर्स टू अचीव देयर कैपिटल्स गोल। क्या कहता है कि जो कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो था, उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने वर्ल्ड पीस काउंसिल की स्थापना की थी, और ये बेसिकली इसलिए की थी उन देशों के खिलाफ जो युद्ध की तरफ बढ़ना चाहते थे, जो चाहते थे कि हमें कुछ भी अचीव करना है, हमें कुछ भी पैसा कमाना है, हमें दुनिया के ऊपर दबदबा बनाना है, तो उसके लिए युद्ध सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो उन ऐसे देशों की सोच के खिलाफ ही जो है वर्ल्ड पीस काउंसिल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीस लविंग वर्ल्ड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वार मॉन्गरिंग इंपीरियलिज्म। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज अडॉप्टेड दिस पॉलिसी। क्या कहता है कि यह संगठन युद्ध भड़काने वाले साम्राज्यवाद के विरुद्ध शांतिप्रिय विश्व के सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि इनका मेन मकसद था लड़ाई झगड़ा छोड़ो और प्यार से शांति से रहो भैया, देश के अंदर धरती पे रहना है तो शांति से रहो। इट अट्रैक्टेड मैनी लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इट बेसिकली एम्ड एट कर्बिंग इंपीरियलिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहता है कि ये जो वर्ल्ड पीस काउंसिल था, इसकी तरफ बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हुए। बेसिकली क्यों, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य क्या था, साम्राज्यवाद है ना, सामूहिक विनाश के हथियार के भैया, जो हथियार वगैरह इनका सिर्फ विनाश करो, और भेदभाव पर अंकुश, कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर जो अंकुश लगाओ।
ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।